मैंने एक होमवर्क दिया था कि बच्चों आपको एमजी का वर्क डन निकालने के लिए। आइए, ओके, सर्कुलर वाला होमवर्क भी डिस्कस कर लेंगे अभी। शाबाश, आ जाओ बच्चों, यहाँ पे आ जाओ। इनिशियल से फाइनल देखो। तो एमजी के वर्क डन के लिए तो अपन बस वाई का डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। वाई में डिस्प्लेसमेंट कितना है, एच है नीचे, तो एमजी का वर्क डन आप डायरेक्ट बोल सकते थे प्लस एमजी एच। प्लस क्यों, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का सेम डायरेक्शन, इसलिए प्लस एमजी एच। फिर और दूसरे तरीके से अगर आपको करना हो वेक्टर से, तो मान लीजिए फोर्स है आपका माइनस एम जी जे कैप, वेक्टर लिखा आपने। आप डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर कैसे लिखोगे, ये डिस्टेंस कुछ मान लो x, तो इनिशियल से फाइनल वेक्टर क्या होगा, y में माइनस एच और x में x, तो डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर कुछ इस प्रकार से होगा। अब f डॉट s करिए, तो डॉट प्रोडक्ट देखिए आपको मिलेगा mgh। करेक्ट, शाबाश। आइए नेक्स्ट। अगला सवाल क्या था, ये सेमी सर्कुलर था बेटा। तो यहाँ पे वेरी गुड, सही आंसर दे रहे बच्चे। ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, ए से बी गए हो आप, ये इनिशियल ये फाइनल। तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर लिखोगे तो क्या लिखोगे, y में प्लस आर, x में भी प्लस आर, तो डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर कुछ ऐसा होगा, आर आई प्लस आर जे। करेक्ट, और भी कोई सर जुड़े हैं क्या हमारे साथ? सर मैं हूँ प्रफुल्ल। अच्छा, ओके, अटेंडेंस ले लीजिए बच्चों की सबकी। वेरी जी गुड। सर। हाँ बच्चों, फॉर्म नंबर सबने अच्छे से लिखा है ना? वेदांत ने फॉर्म नंबर नहीं लिखा अच्छे से। वेदांत बेटा फॉर्म नंबर लिखो, अटेंडेंस अच्छे से होगी सभी की। आइए, एक सर सुमित है, उसने भी बस फॉर्म नंबर ही लिखा है। सुमित बेटा सुमित नाम सिंह। भी लिखना है, फॉर्म नंबर नाम दोनों। शाबाश, आ जाओ बच्चों। तो अपना सवाल क्या बोल रहा था, पार्टिकल को ए से बी लेके आए सर्कुलर पाथ पे, लेकिन जब आप डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर लिखते तो कैसे लिखते, y में r चले, x में r चले, तो r n प्लस आर जे, और फोर्स का वेक्टर क्या होगा, माइनस एम जी जे कैप। तो जब आप डॉट प्रोडक्ट लोगे तो कितना आएगा, माइनस एम जी आर। करेक्ट, शाबाश। खैर ये आप डायरेक्ट बोल सकते थे कि आपका हाइट कितनी राइज हुई, आर, और एम जी नीचे, तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट y का अपोजिट डायरेक्शन, वर्क डन हो गया, वर्क डन बाय एम जी माइनस एम जी आर। और बताओ बच्चों, और कुछ, कोई डाउट किसी को इस सवाल में? डाउट है तो पूछिए बिल्कुल। ऑल क्लियर, शाबाश। आइए अब सर्कुलर का जो होमवर्क क्वेश्चन था वो डिस्कस कर लेते हैं।
आइए, सर्कुलर का होमवर्क क्वेश्चन क्या था बच्चों? यही वाला था क्या, रिंग वाला? हाँ, ये था कि नहीं था? हाँ, तो पहले ये वाला डिस्कस कर लेते बच्चों। आओ, तो ये एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा से घूम रही थी ना, तो रॉड पे बताओ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, रिंग पे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कौन सा फोर्स देगा? कौन सा फोर्स होगा जो रिंग पे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन देगा? फ्रिक्शन, शाबाश। तो फ्रिक्शन होगा जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन देगा, तो फ्रिक्शन को लिखोगे आप एम ए सी। लेकिन अब बच्चों mg तो है नहीं, तो ये वाला जो नॉर्मल हुआ करता था ये तो होगा नहीं। अब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी है, और यहाँ पे आप देखोगे ना, सर्कल बनाओगे जब आप, तो टेंजेंट इस जगह पे इनटू द प्लेन होगा, टेंजेंट इस जगह पे इनटू द प्लेन होगा, तो टेंजेंट के डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन दे रहा है? नहीं, फ्रिक्शन नहीं है। वेरी गुड आसीम, आसीम ने सही बोला है। नहीं बेटा सौरभ गलत बोल रहे हो। नहीं मोहित, सही है अर्णव, सही है श्रेयस, नॉर्मल रिएक्शन है। कैसे समझो? मान लीजिए ये एक रॉड है, रॉड में आपने रिंग लगाई और ऐसे आप इसको घुमा रहे हो, ठीक है बेटा? तो रिंग पे अलोंग द रॉड एक फ्रिक्शन लगेगा, ऐसे अलोंग द रॉड फ्रिक्शन, वो फ्रिक्शन लग गया, लेकिन अंदर की तरफ कौन सा फोर्स है? तो सोचो आप, ये रिंग को ऐसे अंदर की तरफ एक धक्का मिल रहा है रॉड से, सोच पा रहे हो क्या आप? ये ऐसे, हाँ, ये रिंग पे ऐसे अंदर की तरफ धक्का लगेगा रॉड पे, रॉड के कारण रिंग पे धक्का लगेगा अंदर। आप ऐसे देखो, एक पेन पे एक रिंग लगा दो और ऐसे घुमाओ, ठीक है? ये रिंग लगा के आप ऐसे घुमाओ, तो ऐसे घुमाएंगे जब हम रिंग को, तो रिंग पे एक अंदर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है। अच्छा, वो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो रॉड के परपेंडिकुलर है, इनटू द प्लेन है, तो एक नॉर्मल रिएक्शन है इनटू द प्लेन, जो रिंग को टेंजेंशियल एक्सीलरेशन प्रोवाइड कर रहा है। हुआ क्या विजुअलाइज बच्चों? तो नॉर्मल इक्वल टू मास इनटू ए टेंजेंशियल, ए टेंजेंशियल दिया था अल्फा, ए एंगुलर एक्सीलरेशन था अल्फा, तो ए टेंजेंशियल आर अल्फा, फ्रिक्शन एम ए सी, आपसे ओमेगा पूछा था, तो फ्रिक्शन इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, और जस्ट अबाउट टू स्टार्ट पे, जस्ट अबाउट टू स्लिप पे फ्रिक्शन को आप लिख दीजिए म्यू इनटू नॉर्मल, लिख दीजिए फ्रिक्शन को म्यू नॉर्मल, नॉर्मल की वैल्यू वो ले लीजिए, ओमेगा आ जाएगा। बताइए बच्चों क्या आ रहा है ओमेगा?
बेटा पार्ट सबका सही है, तुम्हारा नेट कनेक्शन चेक करो बेटा। हाँ नेटवर्क पे आ जाओ बेटा पार्ट। ठीक है। हाँ मैं नॉर्मल डायरेक्शन एक बार फिर से समझाता हूँ। आई तो फ्रिक्शन की जगह क्या रखेंगे, म्यू एन। तो आपको मिलेगा म्यू नॉर्मल, नॉर्मल की जगह एम आर अल्फा इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये मास से मास कट गया, रेडियस रेडियस कट गया, तो ओमेगा कितना आ गया बच्चों, देखो अंडर रूट म्यू अल्फा। बहुत बढ़िया। एक बार फिर से अपन पूरा सवाल अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है। आई तो ये मान लीजिए एक पेन है, पेन रॉड है, ये रॉड है, रॉड का मान लीजिए ये रिंग है। तो ये ऐसे अंदर जब जा रहा है तो उस पे एक अंदर की तरफ कौन सा फोर्स है, उसी फोर्स की बात कर रहे हैं। आपको टेंजेंशियल डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है वो देखना है। सेंटर की तरफ तो फ्रिक्शन है, ये सभी को समझ में आ गया। ठीक है। नहीं रिंग हैंग नहीं करेगी बेटा, एमजी नहीं है ना, एमजी नहीं है तो रिंग पे नीचे की तरफ कोई फोर्स नहीं है। जैसे ही अभी रिंग नीचे गिर रही है, देखो ध्यान से, तो आपको लग रहा है कि रिंग नीचे गिर रही है, तो वो एमजी के कारण है। अगर एमजी होता तो दो नॉर्मल होते, एक ऊपर एक इनटू द प्लेन। ग्रेविटी फ्री स्पेस गिवन था, ग्रेविटी फ्री स्पेस। ठीक है। अब सोचो, ये रिंग है, रिंग पे अंदर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, तो रॉड ऐसे रिंग को मारेगी अंदर। हुआ क्या, विजुअलाइज इनटू द प्लेन वाला नॉर्मल। कौन बेटा, यशोवर्धन कौन? हाँ कर, सही बोल रहे हो। अब हो गया क्लियर, वेरी गुड, शाबाश। तो एक नॉर्मल रिएक्शन इनटू द प्लेन है जो आपको टेंजेंशियल एक्सीलरेशन दे रहा है, एक फ्रिक्शन टुवर्ड्स सेंटर है जो आपको सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन दे रहा है। तो ओमेगा निकालना था, जिसपे स्लिपिंग स्टार्ट हो तो ओमेगा मिल गया। नेक्स्ट अगला सवाल, इसी में अगर आपसे टाइम पूछता तो, अगर इसी में आपसे टाइम पूछते तो बताओ टाइम क्या होगा, तो कैसे करते? आपको अल्फा कांस्टेंट दिया था और इनिशियल ओमेगा 0 दिया था, ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। अगर टाइम पूछते तो आपको मिलता, तो टाइम आ जाता रूट म्यू अल्फा अपॉन अल्फा। फिर इस अल्फा को रूट के अंदर ले जाओ या फिर रैशनलाइज करो, तो टाइम आपको मिलता अंडर रूट म्यू बाय अल्फा, जिस टाइम पे स्लिपिंग स्टार्ट होती। हाँ सीन, शाबाश। ओके बाद में देख लेना बेटा, बेटे इस पे ध्यान दो अभी, यशोवर्धन क्लास पे ध्यान दो। आई नेक्स्ट आगे चल रहे बच्चों,
फिर एक और होमवर्क दिया था मैंने सर्कुलर का, आई। तो होमवर्क क्या था कि सेंटर से रस्सी से कनेक्टेड था पार्टिकल, और पार्टिकल सेंटर के अबाउट घूम रहा है। हमने बोला था पार्टिकल P को विथ रिस्पेक्ट टू P देखना है। तो जब आप P को विथ रिस्पेक्ट टू P विजुअलाइज करोगे तो आपको कैसे दिखेगा? वेलोसिटी ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू P, Vp माइनस Vp हो तो जीरो हो जाएगा, रेस्ट पे दिखेगा। तो ये तो हमने बहुत ही कई बार पढ़ा है, किसी भी चीज पे बैठ के उसी चीज को देखो तो वो रेस्ट पे विजुअलाइज होगी, रेस्ट पे दिखेगी। तो P को P के रिस्पेक्ट में देखोगे तो P रेस्ट पे दिखेगा, P पे बैठ के P को देखो तो P रेस्ट पे दिखेगा। शाबाश। अब नेक्स्ट, अगला देखो केस। आपको बोला था एफपीडी ऑफ P बनाना है विद रिस्पेक्ट टू P। एफपीडी ऑफ P बनाना है विद रिस्पेक्ट टू P। तो P के एफपीडी में क्या क्या आता? तो mg नॉर्मल बैलेंस है, मैंने बोला था हॉरिजॉन्टल स्मूथ सर्कुलर सरफेस है, तो mg और नॉर्मल बैलेंस है, बस एक ही फोर्स है, टेंशन। लेकिन जो जिस फ्रेम से देख रहे हो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है, सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है ना फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो क्या करना पड़ेगा? एक तो सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, करेक्ट। सूडो फोर्स किधर लगेगा? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सीलरेशन है टुवर्ड सेंटर, तो सूडो फोर्स किधर लगेगा? अवे फ्रॉम सेंटर। ये हो गया सूडो फोर्स। और कितना लगेगा? मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये, इसका एक्सीलरेशन क्या है? सेंट्रीपिटल, तो ये होगा mr ओमेगा स्क्वायर। इसी को बच्चे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक सूडो फोर्स है पर अपीयर्स एट रेस्ट। तो जब बैलेंस करोगे तो टेंशन आएगा mr ओमेगा स्क्वायर के बराबर। इसी को सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं, करेक्ट। हाँ, विद रिस्पेक्ट टू P के रिस्पेक्ट में बोल सकते हो पीयूष जैसा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो गया बच्चों? सूडो फोर्स हो गया अवे फ्रॉम द सेंटर। फिर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बेटा पीयूष फिर टेंजेंशियल ही बोलते हो तुम, सूडो नहीं बोलोगे। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है बेटा? सूडो फोर्स होता है अवे फ्रॉम द सेंटर। हाँ उत्कर्ष, अगर घूमते हुए अपन खुद ही को देखें तो हम पे बाहर की तरफ फोर्स महसूस होता है, वो सूडो फोर्स ही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हाँ मोहित, अभी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दिया था। बेटा पर ये टेंशन है बेटा, टेंशन, टाइम पीरियड नहीं है पर ये टेंशन है।
पर इसको टाइम पीरियड का फॉर्मूला बना रहे हैं, नहीं नहीं टेंशन है बेटा वो। नहीं पर गलत समझ लो बेटा। पर आगे आगे चल रहे, नेक्स्ट अगला सवाल लिखो होमवर्क आज का। आज का होमवर्क लिखो बेटा। आइए होमवर्क लिखिए। ये ओरिजिन सेंटर है, उसके अबाउट पी रोटेट कर रहा है, रेडियस है आर, एंगल है थीटा इस इंस्टेंट पे, ठीक है। ओमेगा स्पीड है इस इंस्टेंट पे। सवाल लिखो बेटा। इसका सवाल लिखिए। पार्टिकल P is in circular motion about origin. With increasing speed बोल देते हैं, with increasing speed। यानी ओमेगा वेरिएबल है, ओमेगा बढ़ रहा है। सवाल है फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल P। यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ P बताना है ओरिजिन के रिस्पेक्ट, आई कैप जे कैप। फिर इसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी ऑफ P बताना है, आई कैप जे कैप में। फिर से डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन ऑफ P बताना है बच्चों, आई कैप जे कैप। तो पोजीशन वेक्टर तो देखो आप कोऑर्डिनेट्स लिखोगे तो r cos थीटा r sin थीटा कोऑर्डिनेट्स आएंगे। बेटा सौरभ अलग से पूछ लेना, वो अभी इस पे ध्यान दो। नहीं विजिट इशू बेटा, अलग सवाल ले वो। हाँ ना, आइए। तो P से P को घुमा रहे ओ के अबाउट, तो P का कोऑर्डिनेट हो गया r cos थीटा r sin थीटा, तो वेक्टर लिख दोगे, है ना। अच्छा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना है, ठीक है बेटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना है। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, cos थीटा का बच्चों डिफरेंशिएशन बताओ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि इसका यूज होगा आपको। हाँ माइनस साइन थीटा, थीटा वेरिएबल है ना बेटा, थीटा चेंज हो रहा है तो माइनस साइन थीटा, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू टाइम है तो यहाँ एक और टर्म आएगी, बताओ कौन सी। बहुत बढ़िया, यहाँ पे एक और टर्म आएगी डी थीटा बाय डी टी, याद है। तो cos थीटा का डिफरेंशिएशन सिर्फ थीटा के रिस्पेक्ट में होता, तो आप लिखते हैं माइनस साइन थीटा डी थीटा बाय डी थीटा, तो वो तो कट जाता, बचता माइनस साइन थीटा। लेकिन cos थीटा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, तो माइनस साइन थीटा डी थीटा बाय डी टी भी एकदम रह जाएगी।
बताओ समझ आया सबको, क्योंकि बहुत यूज होगा ये। शाबाश। और बच्चों डी थीटा बाई डी टी क्या होता है? ओमेगा। तो इसको लिख के डिफरेंशिएट करके ये लाना, फिर से डिफरेंशिएट करके लाना। और ध्यान रखना ओमेगा भी वेरिएबल है, थीटा तो वेरिएबल है ही, ओमेगा भी वेरिएबल। चलो ये हो गया आपका आज का सर्कुलर का होमवर्क। चलो आगे चल रहे हैं नेक्स्ट। चलो बच्चों अगला सवाल करके बताओ मेरे को, आंसर दो जल्दी से। एक इंक्लाइन प्लेन है, एम मास इंक्लाइन प्लेन पे स्लाइड कर रहा है ए से बी एंगल थीटा पे, और इंक्लाइन की लेंथ दी है एल, इंक्लाइन की लेंथ दी है एल। एमजी का वर्क डन बताओ बेटा, ए से बी तक। सही है आसिम, आयुष, वैभव सही है, दिव्यांश गलत है। वर्क डन फाइंड करना है, वर्क एनर्जी पे आ जाओ वापस। फाइंड एमजी का वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। बहुत बढ़िया बच्चों। सौरभ बेटा साइन अच्छे से देखो, गलत बता रहे हो। सही, mg sin थीटा आंसर है। देखो यहाँ पे अगर मैं mg का कंपोनेंट लेता हूं तो इस तरफ आता है mg cos थीटा, इस तरफ आता है mg sin थीटा। अगर अपन कंपोनेंट से करने जाए तो mg sin थीटा इस तरफ है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ है, तो वर्क डन क्या होता है? mg sin थीटा इनटू l, पॉजिटिव वर्क डन। और mg cos थीटा परपेंडिकुलर है, तो mg cos थीटा तो लेंथ से परपेंडिकुलर है, तो mg cos थीटा का 0 हो गया वर्क डन। तो वर्क डन में mg यही है, mg l sin थीटा। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ है और फोर्स भी इस तरफ है। ठीक है, और अगर आप इस फॉर्मूला को यूज करो कि सर mg का वर्क डन होता है mg h, h में हाइट लेते हैं बस, तो हाइट तो ये होगी सर ये। तो अगर आप इस ट्रायंगल में देखो तो sin थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो h हो जाएगा l sin थीटा, तो mg का वर्क डन है mg h यानी mg l sin थीटा। किसी भी तरीके से देखा जा सकता है। हाँ बेटा विजित इशू पूछो, आगे समझ गए सभी को? कर लिया ना बेटा दोनों केस में विजिट इशू? ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। ओके दिव्यांश, शाबाश बच्चों शाबाश। चलो बच्चों नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन बताओ ऑन द ब्लॉक ए से बी तक। ए से बी ब्लॉक कैसे फिसला है, नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन बताना है।
सही नहीं, पर गलत है बेटा। भाव्या गलत है, पुष्कर गलत है। नॉर्मल का वर्क डन हो जाएगा बेटा 0, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट से परपेंडिकुलर है। नॉर्मल रिएक्शन इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, तो नॉर्मल का वर्क डन हो गया 0। समझे क्या पुष्कर? पर भव्य आई। नेक्स्ट, चलो बच्चों आ जाओ जल्दी से। अगला सवाल देखो क्या है आपको। एक 1 kg ब्लॉक है, मासलेस रस्सी जा रही पुली के क्रॉस 3 kg ब्लॉक को कनेक्ट कर रही। ठीक है, एफपीडी बनाओ, एक्सीलरेशंस निकालो ब्लॉक्स के, फिर डिस्प्लेसमेंट निकालो इन 1 सेकेंड। सवाल है आपका, फाइंड वर्क डन बाय टेंशन ऑन 1 kg बाय ग्रेविटी। ग्रेविटी मतलब एनर्जी का वर्क है। बाय ग्रेविटी ऑन 1 kg बाय टेंशन ऑन 3 kg बाय ग्रेविटी ऑन 3 kg। ठीक है, तो पहले एफपीडी बनाओ, टेंशन भी निकालो, एक्सीलरेशन भी निकालो, फिर डिस्प्लेसमेंट निकालो 1 सेकेंड में। वर्क डन क्या बताना है? वर्क डन बाय टेंशन ऑन 1 kg इन 1 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट। ठीक है, सब में यही वर्क डन बताना है 1 सेकेंड में आफ्टर रिलीज। इनको रिलीज कर दिया, करिए, सोचिए। इनिशियली ब्लॉक्स रेस्ट पे थे, हाँ, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट है। रिलीज फ्रॉम रेस्ट करिए, पूरा बताइए। हाँ, ये सही लग रहा है। श्रेयस बेटा ऐसे नहीं बताना है, साइन के साथ बताना है। अक्षर सही है, सही है उत्कर्ष।
बहुत बढ़िया, काफी सारे बच्चों के आ गए। 1 मिनट और दे दें फिर हम करेंगे। बहुत ही बढ़िया, काफी काफी सारे बच्चों का आंसर आ चुका है। शाबाश, क्या बात है। आई, तो इस वैसे तो बहुत छोटा सा सवाल है, बस इस सवाल में एनएलएम भी था, काइनेमेटिक्स भी था, वर्क एनर्जी भी था। सबसे पहले एफबीटी क्या बोल रहा है? टेंशन ऊपर एमजी नीचे, टेंशन ऊपर एमजी नीचे। ये नीचे जाएगा एक्सेलरेशन से, ये ऊपर जाएगा एक्सेलरेशन से। इक्वेशन क्या बनेगी? 30 माइनस टेंशन इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसकी क्या बनेगी? टेंशन माइनस 10 इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ऐड कर दीजिए 20/4, एक्सीलरेशन आ रहा है 5 और टेंशन आ रहा है 15। जब आप डिस्प्लेसमेंट निकालोगे 1 सेकेंड बाद, तो यू लिखोगे 0, ए है 5, टाइम 1, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर में टाइम कितना हो जाएगा? 1 रख के एक्सीलरेशन रख के यू रख के कितना हो जाएगा? 15/2 मीटर। सही है, 5/2 मीटर, सॉरी 5/2 मीटर, करेक्ट। तो डिस्प्लेसमेंट आ गया, सारे फोर्स आ गए, खेल खत्म। अब 1 केजी पे फोकस करो। 1 केजी पे टेंशन ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, तो वर्क डन बाय टेंशन ऑन 1 केजी कितना हो गया? फोर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन प्लस टीएस, तो हो गया प्लस 75/2 जूल। ये वर्क डन का वैल्यू आ गई वर्क डन की, है ना। अब mg का देखें तो 1 केजी पे mg नीचे 10, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो वर्क डन बाय mg क्या हुआ? माइनस mg इंटू s, s की वैल्यू रख दीजिए, तो माइनस 25 जूल आ गया वर्क डन। सही है। शाबाश। फिर नेक्स्ट आ जाओ। फिर 3 केजी पे देखो, 3 केजी पे टेंशन ऊपर, डिस्प्लेसमेंट नीचे, तो नेगेटिव वर्क डन। वैल्यू रख दीजिए
-75/2 जूल आएगा। और mg का वर्क डन देखना हो, mg नीचे, डिस्प्लेसमेंट नीचे, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन 3 kg कितना आएगा? 30s, यानी 150 जूल आ रहा है क्या? 150/2 यानी 75 जूल। प्लस, सही है, सारे आंसर सही है। शाबाश। अब बताओ बच्चों, अगर आपसे कोई पूछे कि टोटल वर्क डन बाय टेंशन ऑन सिस्टम बताना है, बाय टेंशन ऑन सिस्टम बताइए, टोटल वर्क डन। देखो 1 kg पे आया +75/2, 3 kg पे आया -75/2, दोनों को जोड़ दो, टोटल वर्क डन निकालो, आएगा 0। इसी से तो मैंने आपको कंस्ट्रेंट रिलेशन सिखाया था पूरा, याद आ रहा है? और आपको ये भी समझ में आ रहा होगा वर्क डन बाय टेंशन 0 क्यों हुआ, क्योंकि एक डब्बे पे वर्क डन पॉजिटिव है, दूसरे डब्बे पे वर्क डन नेगेटिव है। हाँ, वेरी गुड। बेटा पीयूष, टेंशन बोलो बेटा, टेंशन, टोटल वर्क डन बाय टेंशन बोलो पीयूष। सही, शाबाश। तो याद रखना है, टोटल वर्क डन बाय टेंशन ऑन सिस्टम इज 0। चलो जल्दी से देखते हैं, हम देखते हैं जल्दी से, अपन एक और सवाल कर रहे हैं फटाफट। तो लेफ्ट ऊपर जा रही है विद एक्सीलरेशन ए, और लेफ्ट में एक ब्लॉक रखा है, तो एसबीडी बनाओ, नॉर्मल निकालो ब्लॉक का, ब्लॉक पर नॉर्मल निकालो। सवाल है फाइंड वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन ब्लॉक in T seconds after starting from rest. Correct. Find work done by normal on block in T seconds after starting from rest. नॉर्मल भी निकालना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट भी निकालना पड़ेगा, और वर्क डन देखना पड़ेगा। नहीं बेटा, पर गलत बोल रहे हो। बेटा तनेश ग्राउंड से, आयुष गलत है। सही है, आंचल, वैभव, पीयूष सही है। आसीम सही है।
समझ सही है, विधान का गलत है, समझ गंद्राड़े पुष्कर गुप्ता सही है, यशोधरा सही है बेटा, विजिजीशु गलत है दोस्त, अर्नव का सही है, तनीश सही है, गर्व सिंह चौहान सही है बिल्कुल, आयुष अब सही है, और बताओ बच्चों जिसने जवाब नहीं दिया है सारे बच्चे को इन्वॉल्व होना है क्लास में। दिव्यांग सिंह सोलंकी सही है, विधान गलत है, पीयूष का सही है, अरिहंत का सही है, कुहू बेटा कुछ गलत लिखा है, रितेश कुछ गलत लिखा है, रितेश सही है बेटा तुम्हारा आंसर, रितेश का सही है। आ जाओ, तो सबसे पहले एक तो बच्चा पूछ रहा है कि सर किसके रिस्पेक्ट में बताना है, तो बच्चे लोग जब भी कोई रिस्पेक्ट नहीं दिया हो सिर्फ पूछा वर्क डन बताओ, तो हमेशा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बताना है। जब भी किसी के रिस्पेक्ट में नहीं पूछा हो तो मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो ब्लॉक का एफबीडी क्या है, नॉर्मल ऊपर एमजी नीचे, ब्लॉक की एक्सीलरेशन एक के साथ जा रहा है ऊपर, तो इक्वेशन क्या होगी नॉर्मल माइनस एमजी इक्वल टू एमए, सॉल्व करोगे तो नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा mg प्लस ma, फोर्स मिल गया, डिस्प्लेसमेंट u0 है, टाइम दिया है t, एक्सीलरेशन दिया है a, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर करो, u तो 0 है, डिस्प्लेसमेंट आएगा हाफ at स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर फोर्स भी ऊपर, तो वर्क डन हो गया डायरेक्ट नॉर्मल इनटू s, यानी वैल्यूज रख दे तो mg प्लस ma इंटू हाफ ए टी स्क्वायर, ये आ गया। लिख देते बेटा उत्कर्ष, गलत तो गलत, गलती से घबराना नहीं बेटा। ओके शाबाश, आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो बच्चों, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। नेक्स्ट हेडिंग डालना है सबको, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। नेक्स्ट हेडिंग डालना है बच्चों, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ठीक है, फोर्स वेरी कर रहा है, मान लो कि एक पार्टिकल इस रास्ते से जा रहा है,
एक पार्टिकल को आप इस रास्ते से लेके जाए, लेकिन पार्टिकल पे जो फोर्स है वो हर जगह अलग है। यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे इधर, यहाँ पे इधर, यहाँ पे इधर, यहाँ पे इधर, डायरेक्शन भी अलग, मैग्नीट्यूड भी अलग। तो इस फोर्स का वर्क डन कैसे निकालोगे आप पूरे रास्ते में? कोई हिंट दो। हाँ, याद आ रहा है, याद आ रहा है, ऐसे हमने नहीं किया है पहले बचपन में, अभी स्टार्टिंग में किया था क्लास चालू होने से पहले। वेरी गुड आंसर। नहीं नहीं, एवरेज नहीं, एवरेज नहीं, सही है आयुष। सोचो सोचो, जब मैंने आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाया था तब सिखाया था ये। हाँ वो तो लेंगे ही बेटा, कंपोनेंट्स तो लेंगे ही, तरीका क्या करें? हाँ रितेश, ये बात अक्षत ने एकदम सही बात बोली कि सर एक काम करो, पूरे रास्ते को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो। हर टुकड़े का इंडिविजुअल वर्क डन निकालो और जोड़ दो, तो आपको टोटल वर्क डन आ जाएगा। यही तो हमने तरीका सीखा था डिफरेंशिएशन में, याद है? मान लीजिए यहाँ पे फोर्स इधर, यहाँ पे इधर, यहाँ पे इधर, यहाँ पे इधर, और रास्ता ऐसा है मान लो पार्टिकल का। ठीक है बच्चों, पार्टिकल का रास्ता ऐसा है। अब देखो एक चीज, यहाँ पे जो छोटा सा हिस्सा माना है उसका जो डिस्प्लेसमेंट मानोगे वो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट मानेंगे ds। हाँ कुहू बोल सकते हैं बिल्कुल। तो आपने एक छोटा सा हिस्सा लिया, उसका डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है? ये ds ना हमेशा टेंजेंशियल होता है, इसको आप डिफरेंशियल एलिमेंट बोल सकते हो। ठीक है, छोटे छोटे जो टुकड़े लेते हैं उसको बोलते हैं डिफरेंशियल एलिमेंट। और डिस्प्लेसमेंट कर्व्ड पार्ट में आप अलोंग टेंजेंट मानोगे। जो डिस्प्लेसमेंट लोगे छोटा सा ds, वो अलोंग टेंजेंट मानोगे। तो यहाँ पे मान लो फोर्स है F1, F2, F3, F4 ऐसे चलता जा रहा है। ठीक है, तो आप पहले का वर्क डन क्या लिखोगे? FDS, F डॉट ds पहला, फिर दूसरे का वर्क डन F डॉट ds दूसरे हिस्से का, फिर तीसरे हिस्से का वर्क डन F डॉट ds तीसरे हिस्से का वर्क डन, ऐसे चलते जा रहे हैं। टोटल वर्क डन कैसे आएगा? इन सबको आपको ऐड करना पड़ेगा। और बच्चों ऐसी कितनी टर्म्स आएंगी? इनफाइनाइट टर्म्स। और इनफाइनाइट कंटिन्यूअस टर्म्स का एडिशन कैसे सीखा है हमने? शाबाश, इंटीग्रेशन। तो इनफाइनाइट कंटिन्यूअस टर्म्स का एडिशन मतलब इंटीग्रेशन। मतलब जब भी वेरिएबल फोर्स होता है तो वर्क डन इंटीग्रेशन से आएगा। देख दो इसको अच्छे से। जब भी वेरिएबल फोर्स होगा तो वर्क डन इंटीग्रेशन से आएगा।
तो ये लिख देना बच्चों अच्छे से कि पहले आइडेंटिफाई करना है कि फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है। अगर कांस्टेंट फोर्स है तो वर्क डन डायरेक्ट एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट। अगर वेरिएबल फोर्स है तो हमेशा इंटीग्रेशन होगा। वेरिएबल फोर्स में बिना इंटीग्रेशन के नहीं बताओगे। आइए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे जो ds वेक्टर है ये बेसिकली क्या है? छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग टेंजेंट। अगर आपको कर्व दिया है तो, और अगर वेक्टर में बोलना है आई जे के में, तो आप ऐसे लिख सकते हो, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट x का आई कैप प्लस छोटा सा डिस्प्लेसमेंट y का j कैप प्लस छोटा सा डिस्प्लेसमेंट z का k कैप। वेक्टर में आप ये लिख सकते हो, कर्व में आप छोटा सा डिस्प्लेसमेंट अलोंग टेंजेंट लिख सकते हो। आइए सवाल करते हैं इसमें। मान लो आपको फोर्स दिया है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के। एक्स वाई जेड आर कोऑर्डिनेट्स, तो कोऑर्डिनेट्स बदलेंगे तो फोर्स भी बदलेगा। तो ये हो गया एक वेरिएबल फोर्स। पार्टिकल इज टेकन फ्रॉम पॉइंट 0,1,2 से d तक 0,-1,3। ठीक है, फाइंड वर्क डन बाय दिस फोर्स। सोचो, फोर्स का वेक्टर है आपके पास ds का वेक्टर है आपके पास। डॉट प्रोडक्ट लो, इंटीग्रेट करो, लिमिट्स आइडेंटिफाई करो, आंसर बताओ। नहीं अपना बेटा वेरिएबल है, नहीं इंटीग्रेट करके लिमिट्स लगा के फाइनल आंसर बताओ। हाँ देख, आंसर तो नंबर ही आएगा। इस वर्क डन जो स्केलर क्वांटिटी,
तो आंसर तो एक नंबर ही आना है। आइए सबसे पहले आप सोचोगे कि ये फोर्स वेरिएबल है कि कांस्टेंट। तो हमने सोचा ये फोर्स क्या है, वेरिएबल। तो वर्क डन कैसे आएगा, इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन क्या है, f डॉट ds का इंटीग्रेशन। f का वेक्टर क्या दिया है, xi प्लस yj प्लस zk कैप डॉट dxi प्लस dyj प्लस dzk कैप। तो i का i से, j का j से, k का k से, तो आंसर क्या मिलेगा, x dx प्लस y dy प्लस z dz का इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, इसका y स्क्वायर बाय 2, इसका z स्क्वायर बाय 2। i j k तो हट जाएंगे ना, कुछ बच्चे आंसर में भी i j k कर रहे हैं। i डॉट i 1 होता है, x i डॉट dx i बचेगा बस x dx। i डॉट i तो 1 होता है ना, i j k तो हट जाएंगे। अब जब आप इंटीग्रेट करोगे तो इस टर्म में x की लिमिट लगेगी। x की लिमिट क्या है, 0 से 0। इस टर्म पे y की लिमिट 1 से -1। इस टर्म पे z की लिमिट 2 से 3। करिए, सॉल्व करिए, फाइनल वर्क डन बताइए। हाँ, फाइनल वर्क डन बताइए। गलत है पुष्कर। गलत है विधान। सही है, कुहू, वैभव, आयुष, श्रेयस सही है। ईशान, निर्भय गलत है, गर्व गलत है, दिव्यांश गलत है। विधान बेटा लिमिट्स लगाओ। मोहित गलत है। अक्षत का सही है। सौरभ गड़बड़ है कुछ। समर्थ गड़बड़ है कुछ। हाँ, पाटीदार सही है, पीयूष सही है, अर्णव सही है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा हमको, इसका इंटीग्रेशन हमें मिलेगा x स्क्वायर बाय 2 प्लस y स्क्वायर बाय 2 प्लस z स्क्वायर बाय 2। z की लिमिट है 2 से 3, y की लिमिट है 1 से -1, x स्क्वायर की लिमिट है 0 से 0। तो ये जब है ये तो हट ही जाएगा, 0 - 0 0 हो जाएगा। y स्क्वायर में हायर लिमिट क्या है, -1 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट क्या है, 1 का स्क्वायर अपॉन 2। आप देखो तो y का भी 0 हो जाएगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर 1, -1 0 प्लस z में जब आप वैल्यू डालोगे तो 3 का स्क्वायर बाय 2 माइनस 4 का, सॉरी 2 का स्क्वायर बाय 2, तो 9 - 4, तो आंसर आएगा 5/2 जूल, यानी कि 2.5 जूल। आया केवल, आया समझ में। लिमिट्स नहीं समझ आई बच्चों को, लिमिट्स तो कितनी आसान है। x बेटा x कोऑर्डिनेट, ये होता है x कोऑर्डिनेट, ये होता है x कोऑर्डिनेट। x का इनिशियल से x का फाइनल, ये हो गई लोअर लिमिट, ये हो गई अपर लिमिट, हायर लिमिट। x की लिमिट कहां से कहां गई, 0 से 0। हाँ वेरी गुड, शाबाश। y की लिमिट 1 से -1,
z की लिमिट 2 से 3। ठीक है, अब कुछ बच्चों ने क्या किया, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर निकाला और मल्टीप्लाई कर दिया 4 से। अरे भाई गलत है, वेरिएबल है फोर्स, आपको इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा, बिना इंटीग्रेट के आंसर ही नहीं आएगा, वेरिएबल है तो। चल अगला सवाल। शाबाश, जल्दी से बताओ। एक ब्लॉक है, उस पे एक फोर्स लग रहा है जिसकी वैल्यू है kx, तो इसके वर्क डन का फंक्शन बताना है, बस सिर्फ फंक्शन बताना है, लिमिट्स मत बताओ, सिर्फ फंक्शन बताओ। वर्क डन का क्या फंक्शन होगा? सही है आयुष? अक्षर गलत है, असीम सही है, वैभव सही है। फोर्स की वैल्यू है kx के बराबर, फोर्स इक्वल टू kx गिवन, तो सिर्फ x एक्सिस पे चल रहा है, तो फोर्स को आप kx i कैप मान सकते हो। आपका छोटा सा जो डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है वो ये है, तो वर्क डन क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट ds। जब आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो i का i से ही होता है बस, तो मिलेगा kx dx। j के तो आएंगे ही नहीं, k तो कांस्टेंट है, और x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर बाई 2, यानी हाफ kx स्क्वायर आपको मिला। समझ गए बच्चों? शाबाश। हाँ वैभव करेंगे, देखेंगे। हाँ, तो प्लस सी आएगा या फिर लिमिट्स लगाएंगे, तो ये अभी हमने सिर्फ फंक्शन लिखा है, इसको हम आगे और करेंगे। हाँ, ये स्प्रिंग के केस में आएगा, कल हम सीखेंगे इसको डिटेल में। चलो बच्चों, फिर अभी के लिए इतना ही, फिर अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। पूरा अच्छे से रिवाइज करके आइएगा, ठीक है? मैं होमवर्क भेजता हूँ ग्रुप पे। थैंक यू सो मच, बाय बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय, बाय बच्चों।